तो कहानी की स्टार्टिंग होती है हमें एक छोटे से लड़के को दिखाने से जिसका नाम मार्क होता है। वो अपने घर के अंदर था और उसे घर के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। पीछे से मार्क का डैड भी आ जाता है जो मार्क को पकड़ता है और उसके कमरे के अंदर रखी हुई सभी मूर्तें तोड़ देता है। अब वो वहाँ पर अपने बड़े बेटे के सामने था जिसका नाम थॉमस होता है। वो उसे एक बुक देता है जिस बुक का नाम क्रॉनिकल था। वो अपने बड़े बेटे से कहता है कि अगर मुझे आज कुछ हो गया तो तुम अपने छोटे भाई मार्क का ख्याल रखना। वो दोनों बेटों के साथ गाड़ी के अंदर बैठता है और उस जगह को छोड़ने लगता है, लेकिन रास्ते में उनकी मॉम आ जाती है जो कि उन्हें रोक रही थी। और इसी के साथ मार्क की आंख खुलती है, यानी कि वो सब कुछ सपने के अंदर देख रहा था। और अक्सर रात को मार्क को ऐसे सपने आया करते थे। मार्क अपनी मॉम के साथ रहता था जबकि उसका बड़ा भाई थॉमस उससे अलग था, लेकिन इसके बावजूद वो अपने छोटे भाई मार्क से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। वो दोनों भाई मिलकर एक सीडी शॉप चलाते थे और साथ में उनके एक लड़का काम भी करता था जिसका नाम नीमो होता है। नीमो एक वफादार और ईमानदार शख्स था। मार्क का आज क्योंकि बर्थडे था, थॉमस उसे अपने साथ ले जाता है और एक बुक देता है और ये बुक वही होती है जिसका नाम क्रॉनिकल था। थॉमस मार्क से कहता है कि तुम्हें इस बुक पर सिग्नेचर करने होंगे। तो मार्क कहता है कि मैं तभी इस पर सिग्नेचर करूंगा जब तुम वादा करोगे कि तुम मॉम से मिलने के लिए आओगे। लिहाजा थॉमस जैसे ही वादा करता है तो मार्क उस बुक पर सिग्नेचर करने लगता है और इसी के साथ मार्क खुद को एक अलग सी दुनिया के अंदर पा रहा था। इसके अलावा मार्क एक लड़की से मोहब्बत भी करता है जिसका नाम बैकी होता है और वो उसी के साथ उसके स्कूल के अंदर पढ़ती है। मार्क वापस घर आ जाता है जहाँ पर वो उसी बुक क्रॉनिकल को पढ़ने लगता है। बुक के अंदर वो सींगों वाले इंसान के बारे में पढ़ रहा था और इसी के साथ वो बुक की दुनिया के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो उसी सींगों वाले इंसान को देखता है जो एक भेड़ को निगल रहा था। तभी अचानक से उस सींग वाले इंसान की नजर मार्क पर पड़ जाती है। वो मार्क को मारने के लिए आगे बढ़ता है और इसी के साथ मार्क दोबारा से अपनी दुनिया के अंदर आ जाता है। इसके अलावा हमें एक और मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम बेन और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम सारा होता है। वो दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। बेन अपने रिलेशनशिप को अच्छे से निभाना चाहता था, लेकिन सारा नहीं चाहती थी कि सभी को पता चले कि बेन उसका बॉयफ्रेंड है, इसीलिए वो अपने रिश्ते को सभी से छुपा रही होती है। जबकि इधर मार्क की बैकी के साथ दोस्ती हो जाती है। मार्क वापस से अपनी शॉप के अंदर आता है जहाँ पर वो अपने भाई को वो बुक वापस करता हुआ कहता है और ग्रिफन नाम का कोई भी मॉन्स्टर नहीं है और ऐसी कोई जगह भी नहीं है। तो मार्क का भाई थॉमस कहता है कि आज रात तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तभी मार्क से मिलने के लिए बैकी उसकी शॉप पर आती है जहाँ पर वो कुछ देर तो बातें करते हैं, लेकिन बैकी बाद में पूछती है कि क्या तुम आज रात मेरे साथ खाना खाना चाहोगे। लिहाजा वो एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे जहाँ पर वो कुछ देर इंजॉय करते हैं और बाद में वो बहुत सारे म्यूजिक सुनते हैं। मार्क जल्दी से वापस घर पर आ जाता है जहाँ पर वो अपने भाई को देखता है। मार्क जैसे ही अपनी मॉम को थॉमस के साथ देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। थॉमस वहाँ से मार्क को लेता है और ग्रिफन हाउस चला जाता है। वहाँ पर उन्हें लट्टू जैसी एक चीज मिलती है जिसे वो दी लॉर्ड कह रहे थे। मार्क जैसे दी लॉर्ड को पकड़ता है तो वो उसके हाथ पर मूवमेंट करने लगता है। तो थॉमस कहता है कि ये तुम्हारे खून के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे डैड ने इसे तुम्हारे खून के साथ जोड़ा था। लिहाजा वो वापस जैसे उस घर से निकलने लगते हैं, वो दो स्टैचू थे जिनके साथ लड़ने लगते हैं और बाद में वो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। थॉमस और मार्क वहाँ से निकल के ग्रिफन हाउस के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर थोड़ी देर के बाद मार्क देखता है कि थॉमस वहाँ से गायब है। तो मार्क जैसे ही ग्रिफन हाउस से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो स्टैचू शांति से खड़ा है जो रात को उसके पीछे लगा था। वो उसे बहुत ज्यादा अजीब लगता है और वहाँ से सीधा घर पर आ जाता है। मार्क को ढूंढते हुए बैकी भी आती है, लेकिन मार्क उससे बात किए बगैर वहाँ से निकल जाता है। बदले में बैकी का डैड उसे समझाता है कि तुम्हें मार्क से दूर रहना चाहिए। मार्क वापस सीडी शॉप पर था जहाँ पर वो उसी बुक के अंदर से एक नक्शे को निकालता है और अपने भाई को ढूंढने लगता है। वो वहाँ पर जहरीले जीवों के बारे में पढ़ रहा था और इसी के साथ वो खुद को बुक की दुनिया के अंदर ले जाता है जहाँ पर हकीकत में उसे वही जहरीले जीव नजर आते हैं। वो वहाँ से निकलने लगता है और यहाँ पर मार्क को पता चलता है कि वो असल में इसी दुनिया के अंदर आ चुका है। जबकि मीमो जैसे सिटी शॉप के अंदर आता है तो वो वहाँ पर मार्क को नहीं देखता, तो वो मार्क को ढूंढने लग जाता है। लेकिन इधर मार्क की मॉम भी उसे ढूंढ रही होती है, जबकि बैकी भी मार्क की तलाश के अंदर ही होती है और इसी वजह से वो सारा के घर पर चली जाती है। वो सारा से मार्क के बारे में पूछती है। सारा उसे अपने साथ ले जाती है और इसकी तफ्तीश के दौरान उसे पता चलता है कि मार्क के डैड ने खुद को आग लगा ली थी। जबकि इधर मार्क पर एक आदमी अटैक करता है, वो उसकी गर्दन पर खंजर रख देता है। मार्क जैसे ही पीछे देखता है तो वो उसका भाई थॉमस होता है। वो अपने भाई से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें काफी देर से ढूंढ रहा हूँ। तो मार्क का भाई थॉमस एक जगह पर आग जलाता है और बैठ जाता है जहाँ पर वो मार्क को बताता है कि यहाँ पर वो ब्लैक टावर के लिए आया है, लेकिन इसके लिए उसे पहले ग्रिफन को मारना होगा, क्योंकि अगर वो ग्रिफन को मार देगा तो ब्लैक टावर के इंसान उसे राजा मान लेंगे और वो ग्रिफन को मारने के बाद ही यहाँ से जाएगा। जबकि इधर बैकी मार्क को ढूंढते हुए सीडी शॉप पर आ जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर मीमो मिलता है और वो कहता है कि यहाँ पर मार्क नहीं है। तो बैकी कहती है कि क्या मैं उसके रूम को देख सकती हूँ। तो इधर हम मार्क को देखते हैं। मार्क और थॉमस दोनों के पीछे उस दुनिया
दुनिया के सेव हंटर लग चुके थे जो उन्हें मारना चाहते थे। मार्क और थॉमस भाग रहे होते हैं, लेकिन सेव हंटर उनके पांव पर रस्सी फेंकते हैं। मार्क तो निकल जाता है, लेकिन थॉमस की टांगों पर वो रस्सी लिपट जाती है, जिससे कि थॉमस नीचे गिर जाता है। वो सेव हंटर उसे पकड़ लेते हैं और पीछे खींचने लगते हैं। थॉमस मार्क से कहता है कि तुम्हें नहीं रुकना चाहिए, तुम्हें इस दुनिया से निकल जाना होगा। मार्क वहाँ से भागता है और एक दरख्त का सहारा लेके बैठ जाता है। तभी वो असल दुनिया के बारे में सोचने लगता है। वो वहाँ पर एक पत्थर को उठा लेता है और जैसे ही एक सेव हंटर उसके पास आता है तो उसे मारने लगता है, लेकिन इसी दौरान वो इंसानों की दुनिया के अंदर आ चुका था और वो पत्थर बैकी को लग जाता है। बैकी मार्क को देखकर हैरान रह जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। तभी वहाँ पर मीमो भी आ जाता है। बैकी और मीमो दोनों बैठ के मार्क से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम हमें बता सकते हो। तो मार्क उसे बताता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो खुद को एक अलग सी दुनिया के अंदर ले जाता है। लेकिन मीमो का मानना था कि ये झूठ बोल रहा है, इसके दिमाग की कोई कल्पना है। तो मार्क उन दोनों को दिखाने के लिए अपने साथ ग्रिफन हाउस ले आता है, जहाँ पर वो ग्रिफन हाउस की खिड़की को खोल के दिखाता है तो वो हाउस बिल्कुल सिमट चुका था। लेकिन पहले जब मार्क्स ने देखा था तो वो हाउस बहुत ही बड़ा था। इसे बैकी को भी लगता है कि शायद इसे कल्पना हो रही है और इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसी बात पर मार्क बैकी के साथ झगड़ने लगता है और वो उसे गुस्से के अंदर वहाँ से जाने का कह देता है। बैकी और मीमो वहाँ से निकल जाते हैं। इधर मार्क जैसे ही एक दीवार को जोर जोर से मारने लगता है, नीचे ग्रिफन हाउस की दीवार के अंदर भी दरार पड़ जाती है। मार्क वहाँ से सीधा मेमो के पास जाता है और उसे सॉरी कहता है और कहता है कि क्या तुम मुझे मेरे भाई को ढूंढने में मदद करोगे। मेमो उसके साथ आ जाता है। मार्क उसे अपने साथ लेके एक चर्च के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो क्रॉनिकल की मदद से एक दरवाजे को खोलते हैं। वो एक अलग सी दुनिया के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर मीमो की बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, यानी कि वो नजर के चश्मे के बगैर भी देख पा रहा था और उसकी एक टांग जो कि फ्रैक्चर थी वो भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। लेकिन तभी पीछे खुला हुआ दरवाजा बंद होने लगता है। वो बंद हो जाता है और मार्क से मीमो कहता है कि तुम यहाँ से कैसे निकलोगे। तो मार्क कहता है कि मैंने जब भी किसी जगह से निकलना होता है तो मैं उस चीज़ की कल्पना करता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ। और इसी के साथ मार्क वहाँ से गायब हो जाता है और मीमो वहीं रह जाता है। और इसी के साथ ग्रिफन हाउस सीजन 1 एपिसोड 1 और 2 खत्म हो जाते हैं। तो बाकी सभी एपिसोड को मैं अगली वीडियो के अंदर खत्म कर दूंगा। तो अगर आप उन एपिसोडों को भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।